नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 146 से लेकर सेक्शन 161 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 146 पर चर्चा करेंगे। ये सेक्शन लीडिंग क्वेश्चंस यानी कि सूचक प्रश्नों से डील करता है। आपको बता दूं, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने अक्सर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में या फिल्मों में देखा होगा कि वकील गवाह से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही दिया जा सकता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? इन सवालों का लीगल बेसिस आखिर है क्या? तो इसका जवाब लीडिंग क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट में ही छिपा है, जिसे समझना हर लॉ एस्पिरेंट के लिए बेहद जरूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 10 में दिया गया है, जो ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से जुड़ा है। सेक्शन 146 का असल उद्देश्य ये पक्का करना है कि ट्रायल पूरी तरह से निष्पक्ष हो और गवाह की गवाही पर किसी भी तरह का कोई गलत असर न डाला जाए। तो लीडिंग क्वेश्चन क्या है? अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर ही उसका जवाब भी सुझाया गया हो। मतलब सवाल पूछने वाला व्यक्ति गवाह को एक तरह का संकेत दे रहा है कि वो उससे क्या जवाब सुनना चाहता है। चलिए अब इसकी लीगल डेफिनेशन पर एक नज़र डालते हैं, जो सेक्शन 146(1) में दी गई है। इसके मुताबिक कोई भी प्रश्न जो उस उत्तर का सुझाव देता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति प्राप्त करने की इच्छा या अपेक्षा रखता है, उसे सूचक प्रश्न या लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है। हमारी पूरी डिस्कशन का कानूनी आधार यही लाइन है। अच्छा, अब इस सेक्शन के की कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। इसमें 4 मुख्य बातें हैं। पहली, कि ये सवाल अपने आप में जवाब का सुझाव देता है। दूसरी, एग्जामिनेशन इन चीफ में, मतलब जब कोई वकील अपने ही गवाह से सवाल कर रहा हो तब लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते अगर विरोधी पक्ष उस पर ऑब्जेक्शन उठाए। तीसरी बात, क्रॉस एग्जामिनेशन में, यानी जब विरोधी पक्ष का वकील सवाल करता है तब इनकी पूरी तरह से परमिशन है ताकि गवाह की सच्चाई को परखा जा सके। और चौथी, कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है, मतलब वो कुछ खास मामलों में एग्जामिनेशन इन चीफ में भी इनकी इजाजत दे सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चंस अलाउ किए जा सकते हैं। कोर्ट 3 मुख्य सिचुएशंस में इसकी परमिशन दे सकता है। पहला है इंट्रोडक्टरी मैटर्स के लिए, जैसे गवाह का नाम, पता पूछना। दूसरा है अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स के लिए, यानी ऐसे तथ्य जिन पर दोनों पक्ष पहले से ही सहमत हैं। और तीसरा, उन फैक्ट्स के लिए जो पहले ही दूसरे सबूतों से साबित हो चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। एक लीडिंग क्वेश्चन होगा, आप रात 10 बजे क्राइम सीन पर थे, सही है ना? देखिए, यहाँ सवाल में ही जवाब का इशारा है। वहीं एक नॉन लीडिंग क्वेश्चन होगा, आप रात 10 बजे कहाँ थे? ये एक ओपन एंडेड सवाल है। इसी तरह, क्या आरोपी ने पीड़ित को चाकू से मारा? ये एक लीडिंग क्वेश्चन है, जबकि आगे क्या हुआ? ये एक नॉन लीडिंग क्वेश्चन है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम के केस में कोर्ट ने ये माना कि एक फेयर ट्रायल के लिए ये बहुत जरूरी है कि गवाह के गवाही पर कोई अनुचित प्रभाव न हो। वहीं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस MK एंथनी के मामले में कोर्ट ने इस बात को अफर्म किया कि क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसमें लीडिंग क्वेश्चंस का इस्तेमाल होता है, वो गवाह की सच्चाई को परखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नए कानून में ये प्रोविज़न कहाँ दिया गया है। तो जो प्रोविज़न पहले सेक्शन 146 इंडियन एविडेंस एक्ट में था, अब उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 164 में रखा गया है। प्रिंसिपल्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ सेक्शन नंबर बदला है। चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम्स के लिए इस सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि लीडिंग क्वेश्चंस किस स्टेज पर अलाउ किए जाते हैं। एपीओ और जुडिशरी मेंस में इसके एक्सेप्शंस पर शॉर्ट नोट या कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में इसकी अनुमति के पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस टॉपिक से 3 बातें जरूर याद रखनी है। पहला,
सेक्शन नंबर 146। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट यानी वो सवाल जिसमें जवाब का सुझाव हो। और तीसरा, इसके रूल्स, चीफ एग्जामिनेशन में कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं और क्रॉस एग्जामिनेशन में पूरी तरह से अलाउड। तो ये था सेक्शन 146 का एक डिटेल्ड एनालिसिस। इसका मकसद गवाही की पवित्रता को बनाए रखना और सच्चाई को सामने लाना है। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़े ऐसे ही फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 147 को समझने वाले हैं। देखिए, ये सेक्शन बेस्ट एविडेंस रूल के बारे में है और जुडिशरी या एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम सेक्शन 147 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स को समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे, लैंडमार्क जजमेंट्स पर भी नज़र डालेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 147 के सबसे बेसिक प्रिंसिपल से। देखिए, ये जो सेक्शन है ना, ये बेस्ट एविडेंस के सिद्धांत पर आधारित है और आपको बता दूं, ये एविडेंस लॉ का एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है। अच्छा, अगर इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई भी मामला, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई सेल, अगर वो लिखा हुआ है यानी एक डॉक्यूमेंट में है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट खुद ही सबसे अच्छा सबूत माना जाएगा। आप सिर्फ मुंह जुबानी ये नहीं बता सकते कि उसमें क्या लिखा था। ऐसा क्यों? ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या फ्रॉड से बचा जा सके। अब देखिए बेयर एक्ट की लाइन क्या कहती है। ये सेक्शन साफ साफ कहता है कि अगर किसी गवाह से पूछा जाता है, भाई क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉपर्टी का लेन देन एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, और अगर वो गवाह कहता है हाँ, तो बस दूसरी पार्टी, जिसे हम एडवर्स पार्टी कहते हैं, वो तुरंत उसकी जुबानी गवाही पर ऑब्जेक्शन उठा सकती है। और ये ऑब्जेक्शन तब तक वैलिड रहेगा जब तक वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश नहीं कर दिया जाता। तो चलिए अब इस सेक्शन को और भी गहराई से समझने के लिए इसके कोर इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके तोड़कर देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए, इस सेक्शन में 4 बहुत जरूरी बातें हैं। पहला, एक लिखित डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। दूसरा, गवाह उसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी बातों के बारे में गवाही दे रहा हो। तीसरा, जो विरोधी पार्टी है उसे उस जुबानी सबूत पर आपत्ति जताने का अधिकार है। और हाँ, चौथा, एक एक्सेप्शन भी है कि कुछ खास हालतों में जहां सेकेंडरी एविडेंस की शर्तें पूरी होती हैं, वहां ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। तो कोर्ट में ये सब होता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है? स्टेप 1, एक गवाह आता है और डॉक्यूमेंट के बारे में जुबानी तौर पर कुछ बताता है। स्टेप 2, दूसरी पार्टी फौरन सेक्शन 147 के तहत ऑब्जेक्शन उठाती है। स्टेप 3, इसके बाद कोर्ट कहती है कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश किया जाए। लेकिन एक सिचुएशन है, अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट खो गया है या नष्ट हो गया है, तब सेकेंडरी एविडेंस को अलाउ किया जा सकता है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसको असल में लागू कैसे करते हैं ये समझना जरूरी है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल कोर्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम के लिए भी बहुत काम के हैं। सबसे पहले हम बेयर एक्ट में दिए गए स्टैट्यूटरी इलस्ट्रेशन को ही समझते हैं। ये इलस्ट्रेशन इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन वाले हिस्से को बहुत अच्छे से साफ करता है। सिचुएशन को समझिए। सवाल यह है कि क्या ए ने बी पर हमला किया। अब एक गवाह है सी, जो कोर्ट में आके कहता है कि मैंने ए को डी से ये कहते हुए सुना था, बी ने एक चिट्ठी में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है और मैं उससे बदला लेके रहूंगा। अब सोचिए, क्या ये बयान रेलेवेंट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये बयान हमले के पीछे का मोटिव दिखा रहा है। ध्यान दीजिए, यहां मकसद चिट्ठी में क्या लिखा था ये साबित करना नहीं है, मकसद तो ए का मोटिव साबित करना है। इसीलिए इस केस में उस चिट्ठी को पेश करना जरूरी नहीं है। चलिए अब कुछ और आम कोर्ट के सिनारियोज देखते हैं, इससे यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। पहला सिनारियो, एक कॉन्ट्रैक्ट का झगड़ा। एक पार्टी सिर्फ जुबानी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बता रही है, ऐसे में दूसरी पार्टी तुरंत ऑब्जेक्ट करेगी और उसे ओरिजिनल लिखित कॉन्ट्रैक्ट पेश करना ही पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी की बिक्री का मामला। अगर कोई कहता है कि जमीन एक सेल डीड के जरिए ट्रांसफर हुई थी, तो भाई बात नहीं चलेगी, ओरिजिनल सेल डीड ही कोर्ट में दिखानी पड़ेगी। और तीसरा केस, मान लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया है, तो क्या करेंगे? तो पहले आपको यह साबित करना होगा कि वो सच में खो गया है और उसके बाद ही आप उसकी फोटोकॉपी जैसा कोई सेकेंडरी एविडेंस दे पाएंगे। इस सेक्शन की आत्मा को, इसके पीछे की सोच को समझने के लिए अब हम एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क जजमेंट और एक जरूरी लीगल मैगजिम पर भी नजर डालेंगे। इस विषय पर एक बेहद जरूरी और लैंडमार्क जजमेंट है रूप कुमार वर्सेस मोहन थडानी।
देखिए, इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सीधा सा सवाल था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया गया है तो क्या उसकी जगह जुबानी गवाही ले सकते हैं। कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, नहीं। जब शर्तें लिख दी गई हैं तो वो डॉक्यूमेंट ही प्राइमरी एविडेंस है और उसे ही पेश करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। इसी सिद्धांत को एक लीगल मैगज़िम बहुत खूबसूरती से समझाता है, वर्बा वोलांट स्क्रिप्टा मैनेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कही हुई बातें हवा में उड़ जाती हैं, पर लिखी हुई चीजें हमेशा रहती हैं। और यही तो वजह है कि कानून हमेशा लिखित दस्तावेजों को इतनी ज्यादा अहमियत देता है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि एग्जाम के नजरिए से इस सेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है और आपको क्या याद रखना है। तो सेक्शन 147 का महत्व क्या है? ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को जुबानी एविडेंस से ऊपर रखता है। ये झूठी और मनगढ़ंत गवाही से सिस्टम को बचाता है और ये भी सुनिश्चित करता है कि कोर्ट में जो सबूत पेश हो रहे हैं वो ऑथेंटिक और एक्यूरेट हों। अब एग्जाम के लिए एक खास टिप, जुडिशरी प्रीलिम्स में आपको बेस्ट एविडेंस रूल से जुड़ा हुआ डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड सवाल मिल सकता है। वहीं अगर मेंस की बात करें तो इस पर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन या एक शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन 147। दूसरी, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई बात डॉक्यूमेंट में लिखी है तो उसके ओरल एविडेंस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। और तीसरी, इसका की प्रिंसिपल क्या है? बेस्ट एविडेंस रूल, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही पेश करना होगा। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर फोकस्ड ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। देखिए, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स में एक ऐसा सेक्शन है जो किसी भी केस में गवाहों की क्रेडिबिलिटी, मतलब उनकी विश्वसनीयता को परखने की पूरी प्रक्रिया बदल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 148 की। तो चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम सेक्शन 148 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर इसके जो कोर इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब जो मुख्य तत्व हैं, उन्हें समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कोर्ट में असल में ये कैसे काम करता है। हम इसके पीछे के लीगल प्रिंसिपल्स और सबसे ज़रूरी केस लॉ को भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 148, जिसे हम पूर्वतन लिखित कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा भी कहते हैं, ये असल में है क्या? ये सेक्शन बस ये बताता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह के दौरान किसी गवाह की बात में विरोधाभास साबित करने के लिए उसके ही पुराने लिखे हुए बयानों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अब जरा कानून की असल भाषा पर नजर डालते हैं, जिसे हम बेयर एक्ट कहते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी गवाह से उसके पुराने लिखे हुए बयानों के बारे में जिरह की जा सकती है, लेकिन उसे कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए उसका ध्यान उन हिस्सों की तरफ दिलाना जरूरी है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? सीधा सा मतलब है, अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि गवाह आज कुछ और कह रहा है और पहले उसने कुछ और लिखा था, तो आपको पहले उसे उसका वो पुराना लिखा हुआ बयान दिखाना ही पड़ेगा। तो इस सेक्शन को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें इसके कुछ जरूरी नियम या यूं कहें कि एसेंशियल एलिमेंट्स को समझना होगा। ये वो शर्तें हैं जिनके बिना सेक्शन 148 अप्लाई ही नहीं हो सकता। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये 4 मुख्य बातें हैं। पहला, प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, मतलब बयान पहले का होना चाहिए और लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा, रेलेवेंस, वो बयान करंट केस से जुड़ा होना चाहिए, इररेलेवेंट नहीं। तीसरा, इंटेंशन टू कॉन्ट्रडिक्ट, आपका मकसद गवाही में विरोधाभास, एक इनकंसिस्टेंसी दिखाना होना चाहिए। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी नियम है, अटेंशन मस्ट बी ड्रॉन, यानी कॉन्ट्रडिक्शन साबित करने से पहले आपको गवाह को वो बयान दिखाना ही होगा। ये एक मैंडेटरी स्टेप है, ऑप्शनल नहीं। ये फ्लोचार्ट देखिए, ये इस सेक्शन की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से समझाता है। स्टेप 1 है ड्रॉ अटेंशन। आपको गवाह का ध्यान उसके पुराने लिखे हुए बयान के उस स्पेसिफिक हिस्से की तरफ ले जाना होगा जिसे आप कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और स्टेप 2 है प्रूव द राइटिंग। अब ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ गवाह का ध्यान दिलाने के बाद ही आप उस पुराने बयान को फॉर्मली सबूत के तौर पर साबित कर सकते हैं। ये सीक्वेंस फॉलो करना फेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, थ्योरी तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि असल में एक कोर्ट रूम में अदालत की कार्यवाही में सेक्शन 148 का इस्तेमाल कैसे होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सोचिए, एक गवाह कोर्ट में आकर कहता है कि हाँ, उसने आरोपी को रात 10 बजे क्राइम सीन पर देखा था।
लेकिन पुलिस को दिए अपने शुरुआती बयान में उसने लिखा था कि उसने आरोपी को नहीं देखा था। तो अब यहाँ जो डिफेंस लॉयर होगा वो सेक्शन 148 का इस्तेमाल करेगा। वो पहले गवाह को उसका पुलिस को दिया हुआ बयान दिखाएगा, उस हिस्से पर उसका ध्यान दिलाएगा और फिर उस बयान को सबूत के तौर पर पेश करके गवाह की कोर्ट वाली गवाही को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ पर आते हैं, तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये एक लैंडमार्क केस है क्योंकि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 148 को इस्तेमाल करने का सही प्रोसीजर सेट किया था। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आप सीधे सीधे किसी गवाह को झूठा नहीं कह सकते, आपको पहले उसे उसका पुराना बयान दिखाकर उसे एक्सप्लेन करने का मौका देना ही होगा। ये केस लॉ आपके आंसर्स में वैल्यू ऐड करेगा। तो अब हम उन लीगल प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो सेक्शन 148 की नींव हैं, और ये भी देखेंगे कि ये कानून पुराने कानून से कैसे इवॉल्व हुआ है। इस पूरे सेक्शन के पीछे एक बहुत बड़ा कानूनी सिद्धांत काम करता है, ऑडी अल्टरम पार्तेम। इसका मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये नेचुरल जस्टिस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सेक्शन 148 बस इसी सिद्धांत को फॉलो करता है। ये कहता है कि किसी को गलत साबित करने से पहले उसे अपनी सफाई देने का, अपनी बात रखने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इसीलिए गवाह का ध्यान उसके पुराने बयान की ओर दिलाया जाता है। अब ये स्लाइड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूरा ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रोविजन आज हम पढ़ रहे हैं ये पहले पुराने कानून यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 145 में था। अब नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसे सेक्शन 148 में रखा गया है। एग्जाम में ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, पुराना सेक्शन 145 था, नया सेक्शन 148 है। चलिए अब इस डिस्कशन को खत्म करते हुए उन की पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो एग्जाम में इस सेक्शन से क्या क्या आ सकता है? देखिए, प्रीलिम्स में सीधा सेक्शन नंबर पूछ सकते हैं या इसकी कोर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट पे सवाल आ सकता है। मेंस में आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है जहां आपको ये रूल अप्लाई करना होगा। और इंटरव्यू में ऑडी अल्टरम पार्टेम का प्रिंसिपल समझाना आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को दिखाएगा। और हाँ, तहसीलदार सिंह केस का जिक्र करना तो कभी मत भूलिएगा। तो क्विक रिवीजन के लिए ये 3 बातें याद रख लीजिए। पहली, सेक्शन नंबर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 148। दूसरी, कोर कॉन्सेप्ट, किसी गवाह को उसके पुराने लिखे हुए बयान से कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए पहले उसका ध्यान उस बयान के स्पेसिफिक हिस्सों की तरफ दिलाना मैंडेटरी है। और तीसरी, एग्जाम इंपॉर्टेंस, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि सेक्शन 148 का ये एनालिसिस आपकी तैयारी में मदद करेगा। कानून को इसी तरह आसान भाषा में समझने के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम सेक्शन 149 पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये सेक्शन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सवालों से डील करता है। और मैं बता दूं, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये सेक्शन काफी महत्वपूर्ण है। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल दिमाग में आता है कि किसी गवाह से जिरह के दौरान यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त आखिर कौन से सवाल पूछना कानूनी तौर पर जायज है? सेक्शन 149 इसी सवाल का जवाब देता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक्शन 149 है क्या, फिर इसके जरूरी हिस्सों को तोड़कर समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। फिर इसके एक बहुत जरूरी प्रोवाइजो पर बात करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। आखिर ये सेक्शन 149 है क्या, इसकी बुनियाद को समझते हैं। तो देखिए, ये सेक्शन असल में क्रॉस एग्जामिनेशन के दायरे और उसकी सीमाओं को तय करता है। मतलब ये एक वकील को गवाह की विश्वसनीयता को परखने के लिए काफी वाइड पावर्स देता है, लेकिन साथ ही ये कुछ बहुत जरूरी सीमाएं भी लगाता है ताकि इन अधिकारों का कोई गलत इस्तेमाल ना हो पाए। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सीधे बेयर एक्ट से लिया गया है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि एक वकील जिरह के दौरान गवाह से 3 मकसदों से सवाल पूछ सकता है। पहला, उसकी सच्चाई को परखने के लिए। दूसरा, उसकी पहचान और समाज में उसकी क्या पोजीशन है ये जानने के लिए। और तीसरा, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाकर उसकी क्रेडिबिलिटी को कम करने के लिए। चलिए अब इस सेक्शन के जो कोर कंपोनेंट्स हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं।
इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो पहला और सबसे जरूरी एलिमेंट है टू टेस्ट हिज वेरासिटी, यानी गवाह की सच्चाई को परखना। यहाँ पर वेरासिटी शब्द का मतलब है सच्चाई या ईमानदारी। मतलब इस तरह के सवाल सिर्फ ये चेक करने के लिए पूछे जाते हैं कि गवाह कोर्ट के सामने सच बोल रहा है या नहीं। सच तक पहुंचने का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है गवाह के पोजीशन इन लाइफ, यानी जीवन में उसकी क्या स्थिति है, इसका पता लगाना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका केस से क्या लेना देना। इसका सीधा सीधा संबंध है गवाह की बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है और केस की पार्टियों के साथ उसका रिश्ता क्या है। ये सब जानकर कोर्ट को यह अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि कहीं गवाह की गवाही में किसी तरह का कोई बायस तो शामिल नहीं है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल टूल पर, जो है टू शेक हिज क्रेडिट, यानी गवाह की साख पर, उसकी विश्वसनीयता पर चोट करना। देखिए, इसका मकसद होता है गवाह के कैरेक्टर या उसकी रेप्यूटेशन को इस तरह से चैलेंज करना जिससे ये लगे कि वो कोई भरोसेमंद इंसान नहीं है। इसके लिए वकील गवाह के पिछले बर्ताव या आचरण के बारे में सवाल पूछ सकता है ताकि उसकी गवाही पर एक रीजनेबल डाउट पैदा किया जा सके। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हम शॉर्ट में देखें तो गवाह क्रॉस एग्जामिनेशन में है, वकील इन 3 बेसिस पर सवाल पूछता है और इन्हीं सवालों के जवाबों के आधार पर कोर्ट ये तय करती है कि गवाह कितना भरोसे के लायक है। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली। अब ये देखते हैं कि सेक्शन 149 असल में कोर्ट की कार्यवाही में कैसे काम करता है। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और लीगल प्रिंसिपल्स पर नजर डालते हैं। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक गवाह कोर्ट में दावा करता है कि उसने एक क्राइम होते हुए देखा है। अब जिरह के दौरान डिफेंस लॉयर उससे पूछता है कि क्या उससे पहले कभी धोखाधड़ी के केस में सजा हुई है। अब ये सवाल सेक्शन 149C के तहत बिल्कुल लॉफुल है, क्योंकि ये गवाह के क्रेडिट को शेक करता है। ये जूरी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई जो इंसान पहले धोखाधड़ी कर चुका है, क्या उसकी गवाही पर भरोसा किया जा सकता है। इस स्लाइड पर जो केस है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। इस मामले में कोर्ट ने रेप विक्टिम्स की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने पर बहुत जोर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे सवाल जो इररेलेवेंट है और विक्टिम को परेशान करने वाले हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। और आपको बता दूं, इसी सिद्धांत को अब कानून में एक प्रोवाइजो के रूप में डाल दिया गया है। इस पूरे प्रिंसिपल को एक लीगल मैग्जिम से भी समझा जा सकता है, फाल्सुस इन ऊनो फाल्सुस इन ओमनिबिस, जिसका मतलब है एक बात में झूठा तो सब बातों में झूठा। मतलब अगर ये साबित हो जाए कि गवाह ने किसी एक बात पर झूठ बोला है तो उसकी पूरी की पूरी गवाही को ही अविश्वसनीय माना जा सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इंडियन कोर्ट्स इस मैग्जिम का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करती हैं। अब हम आते हैं इस सेक्शन के सबसे जरूरी अमेंडमेंट पर, नया प्रोटेक्टिव प्रोवाइजो। ये सेंसिटिव मामलों के लिए एक बहुत ही क्रूशल एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ एक तरफ जनरल रूल आपको किसी के भी कैरेक्टर पर सवाल उठाने की इजाजत देता है, वहीं सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामलों में एक बहुत बड़ी रोक लगा दी गई है। ये प्रोवाइजो साफ साफ कहता है कि आप कंसेंट को साबित करने के लिए विक्टिम के पास सेक्सुअल एक्सपीरियंस या उसके सो कॉल्ड जनरल इमोरल कैरेक्टर के बारे में सवाल पूछ ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। ये कानून अब यौन अपराधों के विक्टिम्स की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। एक और जरूरी बात समझें, सेक्शन 149 के तहत दिए गए जवाब किसी गवाह को मुश्किल में डाल सकते हैं। हो सकता है उस पे कोई क्रिमिनल चार्ज लग जाए, पेनल्टी लग जाए या उसकी कोई प्रॉपर्टी जब्त हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सेक्शन 149 खुद कोई सजा नहीं देता। ये सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एक प्रोसीजरल रूल है। चलिए अब सीधे सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर फोकस करते हैं। जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए इस सेक्शन से जुड़े हुए खास पॉइंट्स क्या हैं? एग्जाम के लिए इन टिप्स को अच्छे से याद कर लीजिए। प्रीलिम्स में सेक्शन 149 के स्कोप या इसके प्रोवाइजो पर डायरेक्ट सवाल आ सकता है। मेंस में एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, जिसमें आपको तय करना होगा कि जिरह में पूछा गया कोई सवाल कानूनी है
या नहीं। इसके अलावा शेकिंग क्रेडिट और विक्टिम की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के बीच जो बैलेंस है, उस पर एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है। और हाँ, सेक्सुअल ऑफेंसेस से जुड़ा जो एक्सेप्शन है, उसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो चलिए एक फास्ट रिवीजन करते हैं। 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, सेक्शन 149। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट यानी गवाह की सच्चाई, उसकी पोजीशन और उसकी क्रेडिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए सवाल पूछना। और तीसरा, इसका सबसे ज़रूरी एक्सेप्शन यानी सेक्सुअल ऑफेंस के मामलों में विक्टिम के पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री पर सवाल पूछने पर पूरी तरह से रोक। एग्जाम के लिए इसका महत्व बहुत बहुत ज़्यादा है, खासकर इसका प्रोवाइजो। तो सेक्शन 149 एक वकील को सच का पता लगाने की ताकत तो देता है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करता है कि न्याय की प्रक्रिया मानवीय और सम्मानजनक बनी रहे। जुडिशरी, एपीओ और दूसरी कानून की परीक्षाओं से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में। ये वो सेक्शन है जो अदालत को एक खास शक्ति देता है, गवाहों को अनुचित सवालों से बचाने की। और हाँ, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से तो ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए एक सीधा सा सवाल लेते हैं। सोचिए, क्या एक वकील क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, मतलब जिरह के वक्त, किसी गवाह को उसके पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसे सवाल पूछकर परेशान कर सकता है जिनका केस से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो? और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है सेक्शन 138 में। ये सेक्शन कोर्ट को एक बहुत ही खास पावर देता है, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर या विवेकाधीन शक्ति। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके कोर्ट गवाहों को ऐसे सवालों से बचाती है। अच्छा, तो सेक्शन 138 का सार क्या है? देखिए, सीधी सी बात है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जो केस के फैक्ट से रेलेवेंट ही नहीं है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ गवाह के कैरेक्टर पर हमला करना है, उसकी क्रेडिबिलिटी को गिराना है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट अपने विवेक से, अपनी समझ से ये तय करेगा कि उस गवाह को उस सवाल का जवाब देना है या नहीं। तो चलिए अब इस सेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को, मतलब इसके ज़रूरी तत्वों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए इसके की कंपोनेंट्स को समझना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सेक्शन आप कह सकते हैं 4 मुख्य स्तंभों पर टिका है। सबसे पहला, जुडिशियल डिस्क्रेशन यानी कोर्ट का विवेक। दूसरा, इररेलेवेंट क्वेश्चन, मतलब ऐसा सवाल जिसका केस के फैक्ट से कोई सीधा लेना देना नहीं है। तीसरा है विटनेसेस कैरेक्टर, यानी सवाल का इरादा ही गवाह के चरित्र को खराब करना है। और चौथा, एडवर्स इन्फरेंस। इसका मतलब है कि अगर कोई सही सवाल पूछा गया और गवाह ने उसका जवाब देने से मना कर दिया, तो कोर्ट उसके खिलाफ एक नेगेटिव अनुमान लगा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट में एक जज इस पावर का इस्तेमाल करता कैसे है? इसका एक पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जज उस सवाल को एनालाइज करता है। फिर वो ये देखते हैं कि भाई, क्या ये सवाल केस से रेलेवेंट है? अगर जवाब है नहीं, तो अगला सवाल आता है, क्या ये गवाह की क्रेडिबिलिटी पर असर डाल रहा है? अगर हाँ, तो फिर ये देखा जाता है कि क्या ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है, मतलब कहीं ये सवाल बहुत ज़्यादा पुराना या मामूली तो नहीं है। इन सारे पॉइंट्स पर सोचने के बाद ही कोर्ट अपनी डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करता है और फैसला लेता है। ठीक है, तो थ्योरी तो हमने समझ ली। अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। देखते हैं कि असल कोर्टरूम में ये सेक्शन काम कैसे करता है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक रॉबरी का केस चल रहा है और एक गवाह कोर्ट में अपनी गवाही दे रहा है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डिफेंस लॉयर उस गवाह से उसके कॉलेज के दिनों का कोई पुराना चीटिंग का मामला उठा लेता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है? यही कि इस सवाल का रॉबरी के केस से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गवाह के कैरेक्टर को खराब करना है। तो बस ऐसी ही सिचुएशन में जज सामने आएंगे। वो सेक्शन 138 के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और बीच में रोकेंगे। जज उस गवाह को साफ साफ कह सकते हैं कि वो इस तरह के इररेलेवेंट और अपमानजनक सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है। तो एक तरह से कोर्ट यहाँ पर गवाह के लिए एक ढाल, एक शील्ड का काम करती है। इस टॉपिक पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि गवाहों को अपमानजनक क्रॉस एग्जामिनेशन से बचाना कोर्ट की ड्यूटी है।
ऐसे सवाल जिनका मकसद सिर्फ गवाह को हरास या ह्यूमिलिएट करना हो, उन्हें डिसअलाउ किया जाना चाहिए। और ये फैसला सेक्शन 138 की आत्मा को, उसकी स्पिरिट को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ता है। देखिए, हर कानून के पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी होती है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। तो आइए अब ये समझते हैं कि सेक्शन 138 के पीछे का क्यों क्या है, मतलब इस कानून को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो है द गार्डियन ऑफ फेयरनेस, यानी निष्पक्षता का रक्षक। कोर्ट का काम यहाँ पर एक बैलेंस बनाने का है। एक तरफ है मजबूत क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार, जो सच को बाहर लाने के लिए जरूरी है, और दूसरी तरफ है गवाह की डिग्निटी की रक्षा करना और एक फेयर ट्रायल सुनिश्चित करना। सेक्शन 138 बस इसी बैलेंस को बनाकर रखता है। अब ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर नोट कर लीजिए। ये जो प्रोविजन है, ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 151 में हुआ करता था, लेकिन अब नई कानून यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसे सेक्शन 138 में जगह दी गई है। तो अब से आपको सेक्शन 151 नहीं, सेक्शन 138 याद रखना है। चलिए, अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर, एग्जाम कॉर्नर। जो भी एस्पिरेंट्स जुडिशरी या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सेक्शन से क्या क्या याद रखना है, आइए इस पे फोकस करते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो सेक्शन 138 की स्कोप और कोर्ट्स डिस्क्रिशन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेंस एग्जाम में एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, जहां आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और जज के तौर पर फैसला लेने को कहा जाएगा। और हाँ, इंटरव्यू में आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार और विटनेस की डिग्निटी के बीच बैलेंस बनाने पर सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए, जाने से पहले एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, सेक्शन नंबर जो है 638 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरी, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर, ताकि इररेलेवेंट सवालों को रोका जा सके। और तीसरी, इसका की प्रिंसिपल जो है सच की खोज और गवाह की गरिमा के बीच एक सही बैलेंस बनाना। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर फोकस करने वाले ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 152। देखिए, ये सेक्शन एक वकील की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक को तय करता है। और हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, ये नया कानून है, तो सेक्शन नंबर्स को लेकर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही सीधे और अहम सवाल से करते हैं। क्या एक वकील क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी सवाल पूछ सकता है जो उसके मन में आए? जानते हैं इसका जवाब हमें सेक्शन 152 में कैसे मिलता है। आज के इस विश्लेषण में हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे। हम देखेंगे कि सेक्शन 152 कैसे एक कोर्टरूम शील्ड की तरह काम करता है। फिर बेयर एक्ट के शब्दों को आसान भाषा में समझेंगे, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को देखेंगे और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 152, इसको आप एक कोर्टरूम शील्ड की तरह समझ सकते हैं। ये दरअसल क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान एक नैतिक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा कवच है, जो गवाहों को आप कह सकते हैं बेबुनियाद सवालों से बचाता है। अब जरा बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। ये कहती है कि सेक्शन 151 में बताए गए प्रकार का कोई भी सवाल तब तक नहीं पूछा जाना चाहिए जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास ये सोचने का रीजनेबल ग्राउंड यानी कि उचित आधार ना हो कि जो आरोप वो लगा रहा है वो वेल फाउंडेड मतलब कि सुस्थापित है। अब अगर सरल भाषा में कहूं तो एक वकील किसी गवाह के चरित्र पर बिना किसी ठोस वजह के कीचड़ नहीं उछाल सकता। चलिए अब इस सेक्शन के जो मुख्य तत्व हैं, जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, उन्हें समझते हैं। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये कीवर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इन पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस सेक्शन में 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है इम्प्यूटेशन, जिसका सीधा मतलब है किसी पर कोई आरोप या इल्जाम लगाना। दूसरा है रीजनेबल ग्राउंड्स, यानी उस आरोप के लिए कोई सुनी सुनाई बात या अंदाजा नहीं, बल्कि एक ठोस आधार होना चाहिए। और तीसरा वेल फाउंडेड, जिसका मतलब है कि जो भी आरोप है वो तथ्यात्मक रूप से सही है और उसे सपोर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में एक वकील का कर्तव्य क्या बनता है? इस प्रक्रिया को देखिए, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले वकील तक कोई जानकारी पहुंचती है, फिर वो उस जानकारी के सोर्स को वेरीफाई करता है। इसके आधार पर वो रीजनेबल ग्राउंड्स तैयार करता है और इन सब के बाद
बिल्कुल आखिरी कदम के तौर पर वो कोर्ट में सवाल पूछता है। हमेशा याद रखिए, सवाल पूछना पहला नहीं बल्कि पूरी ड्यू डिलिजेंस का आखिरी कदम है। चलिए अब इसे स्टैट्यूटोरी इलस्ट्रेशंस और असल कोर्टरूम के उदाहरणों से समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अधिनियम में ही दिए गए इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए कहता है कि अगर एक वकील को दूसरे वकील से पता चले कि गवाह डकैत है तो ये एक रीजनेबल ग्राउंड है। बी कहता है कि अगर जानकारी के पीछे संतोषजनक कारण है तो भी यह एक ग्राउंड माना जाएगा। लेकिन सी के अनुसार कोई भी रैंडम बेबुनियाद आरोप लगाना रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। और डी ये बताता है कि अगर कोई गवाह अपनी आजीविका के बारे में संदिग्ध जवाब देता है तो ये भी सवाल पूछने का एक आधार बन सकता है। अब इसे असल कोर्टरूम के उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, तो गवाह से धोखाधड़ी के बारे में पूछना बिल्कुल परमिसिबल है, लेकिन सिर्फ किसी सुनी सुनाई बात के आधार पर गवाह को चोर कहना यह परमिसिबल नहीं है। और जरा सोचिए, अगर कोई गवाह अपनी आय के बारे में गोलमोल जवाब दे रहा है तो क्या उसकी आय के स्रोत पर सवाल पूछा जा सकता है? हाँ, ऐसी स्थिति में अनुमति मिल सकती है, ये एक रीजनेबल ग्राउंड बन सकता है। अच्छा, कानून तो समझ लिया, पर हमारी अदालतों ने, कोर्ट्स ने इस नियम की व्याख्या कैसे की है? आइए कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स पर नजर डालते हैं। स्टेट ऑफ पंजाब वी गुरमीत सिंह का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अनावश्यक उत्पीड़न या चरित्र हनन का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। मतलब गवाह की गरिमा की रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसी तरह आर.के. आनंद वी दिल्ली हाईकोर्ट के मामले ने वकीलों के प्रोफेशनल कंडक्ट और जिम्मेदारी के उच्च मानकों को फिर से रेखांकित किया। ये केस साफ बताता है कि सेक्शन 152 एक वकील की पेशेवर नैतिकता का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इस पूरे सिद्धांत को ना एक लीगल मैक्सिम से भी समझा जा सकता है, एक्टोरी इनकुम्बिट ओनस प्रोबैंडी। इसका आसान सा अर्थ है, साबित करने का भार उसी पर होता है जो दावा करता है। ये मैक्सिम सीधे सीधे सेक्शन 152 से जुड़ा है, क्योंकि जो वकील आरोप लगा रहा है उसे साबित करने के लिए उसके पास उचित आधार भी होना चाहिए। अब एक बहुत ही जरूरी बात जो हर लॉ स्टूडेंट और एस्पिरेंट को एकदम साफ पता होनी चाहिए, नए और पुराने कानून में क्या फर्क है। देखिए, ये कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यही सिद्धांत पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में भी था। अब इसे नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत सेक्शन 152 में जगह दी गई है। मूल अवधारणा में कोई बदलाव नहीं है, वो बिल्कुल वही है। लेकिन परीक्षा में गलती से भी पुराना सेक्शन नंबर मत लिखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब ये सेक्शन 152 BSA 2023 है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम फोकस की। जुडिशरी और APO एस्पिरेंट्स के लिए ये सेक्शन क्यों और कितना महत्वपूर्ण है? तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि प्रीलिम्स में सेक्शन नंबर पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में रीजनेबल ग्राउंड्स पर आधारित प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वकील का सवाल पूछना उचित था या नहीं। चलिए इस पूरी चर्चा को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बस 3 बातें याद रखनी है। पहला, सेक्शन है 152 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट है कि एक वकील को रीजनेबल ग्राउंड्स के बिना गवाह के चरित्र पर हमला करने वाला सवाल नहीं पूछना चाहिए। और तीसरा, एग्जाम के लिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आपकी कानूनी समझ और पेशेवर नैतिकता दोनों को परखता है। जुडिशरी, APO और लॉ एग्जाम से जुड़े और भी लीगल कंटेंट और अपडेट्स के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, गंगा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा यानी सेक्शन 153 को समझने वाले हैं। ये सेक्शन सीधे सीधे कोर्ट में वकीलों की जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। जुडिशरी और APO एग्जाम्स के लिहाज से ये सेक्शन जानना बेहद जरूरी है। आज की चर्चा में हम 4 खास हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 153 की बेसिक बातें समझेंगे, फिर इसके ज़रूरी तत्वों को जानेंगे, इसके बाद देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है और आखिर में परीक्षा के लिए इसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 153 की बिल्कुल बेसिक बातों से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कानून का असल मकसद क्या है। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 153 की। जुडिशरी और APO की परीक्षाओं के नज़रिए से ये नया अधिनियम और इसका ये नया सेक्शन नंबर दोनों ही याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये सेक्शन आखिर है क्या?
ये उस प्रक्रिया के बारे में है जो कोर्ट तब अपनाता है जब कोई वकील बिना किसी ठोस वजह या आधार के सवाल पूछता है। एक तरह से ये क्रॉस एग्जामिनेशन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक मजबूत डिसिप्लिनरी सेफगार्ड है। मतलब ये वकीलों की प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी को पक्का करता है। अच्छा, अगर कानून की भाषा को देखें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी वकील ने बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के कोई सवाल पूछा है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस वकील के बारे में हाई कोर्ट या फिर बार काउंसिल जैसी अथॉरिटी को रिपोर्ट भेज सकती है। चलिए, अब इस सेक्शन के जो जरूरी घटक हैं, जो की कंपोनेंट्स हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। इस सेक्शन को समझने के लिए ये कुछ कीवर्ड्स बहुत जरूरी हैं। पहला है क्वेश्चन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, मतलब ऐसे सवाल जिनका कोई आधार ही ना हो, जो सिर्फ बेबुनियाद आरोपों पर टिके हों। दूसरा है ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, यानी कोई भी एक्शन लेने से पहले कोर्ट का ये मानना जरूरी है कि सवाल का आधार वाकई में अनुचित था। तीसरा, ये प्रावधान खास तौर पर एक एडवोकेट पर लागू होता है। और चौथा, डिस्क्रेशनरी पावर टू रिपोर्ट। यहाँ कानून में मे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो ये बताता है कि रिपोर्ट करना कोर्ट का विवेक है, उसकी कोई बाध्यता नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले एक वकील कोई बेबुनियाद सवाल पूछता है। इसके बाद कोर्ट को ये राय बनानी होती है कि सवाल का आधार वाकई अनरीजनेबल था। फिर कोर्ट अपनी डिस्क्रेशनरी पावर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है और आखिर में उस वकील के बर्ताव पर एक रिपोर्ट संबंधित अथॉरिटी जैसे कि हाई कोर्ट या बार काउंसिल को भेज दी जाती है। ठीक है, तो हमने थ्योरी तो समझ ली। अब देखते हैं कि ये कानून अदालती कार्यवाही में असल में कैसे काम करता है। इसके कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण और न्यायिक व्याख्याओं पर एक नज़र डालते हैं। इस विषय पर R.K. आनंद बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला एक मील का पत्थर है। इस केस ने वकीलों के एथिकल कंडक्ट और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के जो गंभीर परिणाम हो सकते हैं, उस पर एक बहुत ही मजबूत स्टैंड लिया था। यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। R.K. आनंद केस में कोर्ट ने वकीलों के लिए हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स की जरूरत पर जोर दिया। वहीं पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह केस में कोर्ट ने यह साफ किया कि गवाहों को अनुचित सवालों और किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाना कोर्ट की जिम्मेदारी है। और ये बात सीधे तौर पर धारा 153 की भावना से जुड़ती है। इस सेक्शन के पीछे के सिद्धांत को हम एक लीगल मैग्जिम से भी समझ सकते हैं, एक्टस क्यूरियाए नेमिनेम ग्राविबेट। इसका मतलब है अदालत के किसी भी काम से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये इस बात को और पुख्ता करता है कि भाई अदालती प्रक्रिया न्याय के लिए है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। आइए एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक वकील किसी गवाह से उसके चरित्र के बारे में बिना किसी सबूत के कोई अपमानजनक सवाल पूछता है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उसे नीचा दिखाना है। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट सेक्शन 153 के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो सीधे तौर पर जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए है। ये स्लाइड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये जो प्रावधान था वो सेक्शन 150 में था, लेकिन अब नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ये सेक्शन 153 है। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नया सेक्शन नंबर है 153। तो इस सेक्शन को तोड़ने का नतीजा क्या होता है? यहाँ कोई जुर्माना या जेल नहीं है। इसका परिणाम है वकील के आचरण की रिपोर्टिंग, जो हाईकोर्ट या बार काउंसिल जैसी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेजी जाती है। और ये एक बहुत ही गंभीर प्रोफेशनल डिसिप्लिनरी एक्शन का कारण बन सकता है। जुडिशरी प्रीलिम्स में सीधे सेक्शन नंबर 153 पर सवाल आ सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि अदालत किस अथॉरिटी को रिपोर्ट कर सकती है। वहीं एपीओ मेंस में सेक्शन 153 के तहत जो प्रक्रिया है, उस पर एक शॉर्ट नोट या फिर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। और आखिर में एक क्विक रिवीजन। 3 सबसे जरूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। पहली, सेक्शन नंबर 153 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरी, इसकी मूल अवधारणा यानी बिना उचित आधार के सवाल पूछने पर अधिवक्ताओं की रिपोर्ट करने की अदालत की शक्ति। और तीसरी, इसका मुख्य नतीजा गवाह की गरिमा की रक्षा करना और गैर जिम्मेदाराना जिरा को रोकना। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोचिएगा। सेक्शन 153 एक वकील की जिरह करने के कर्तव्य और एक गवाह की रक्षा करने के अदालत के कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे बनाता है?
जुडिशरी, एपीओ और कानून की परीक्षाओं से जुड़ी और भी जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ बनी रहिए। कभी सोचा है कि क्या अदालत में किसी गवाह से कोई भी कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है? क्या उनकी डिग्निटी, उनकी गरिमा की कोई सुरक्षा नहीं है? आज हम इसी से जुड़े भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही जरूरी प्रावधान सेक्शन 154 पर बात करेंगे, जो गवाहों को अभद्र और अपमानजनक सवालों से बचाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कानून किसी गवाह को कोर्ट में ऐसे अपमानजनक सवालों से बचाता कैसे है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 154 में। आज की इस चर्चा में हम सेक्शन 154 को पूरी तरह से समझेंगे। हम इसके कोर रूल से शुरुआत करेंगे, फिर इसके जरूरी एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि ये कोर्टरूम में असल में काम कैसे करता है। हम ये भी जानेंगे कि ये पुराने कानून से कैसे अलग है, और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही खास टिप्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 154 के मूल नियम से। ये सेक्शन असल में अदालत को एक शक्ति देता है, गवाह की गरिमा की रक्षा करने की शक्ति। आप कह सकते हैं कि ये गवाहों के लिए एक कानूनी ढाल की तरह काम करता है। तो देखिए कानून क्या कहता है। ये कहता है कि कोर्ट किसी भी ऐसे सवाल या जांच को रोक सकता है जिसे वो अभद्र या अपमानजनक मानता है, भले ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सवाल मामले से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ ही क्यों ना हो। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अनलेस है, एक अपवाद है। अगर सवाल सीधे विवादित तथ्य यानी फैक्ट इन इशू से जुड़ा हुआ है तो उसे पूछा जा सकता है। अब ये फैक्ट इन इशू क्या है? आसान भाषा में ये वो मुख्य सवाल है जिस पर पूरे केस का फैसला टिका होता है, जैसे कि क्या आरोपी ने ही अपराध किया है। तो ये कानून काम कैसे करता है, इसे ठीक से समझने के लिए आइए सेक्शन 154 के जरूरी हिस्सों को एक एक करके तोड़कर समझते हैं। इस कानून के 4 मुख्य तत्व हैं। पहला, अभद्र या अपमानजनक सवाल, मतलब कोई भी ऐसा सवाल जो बिना किसी ठोस वजह के किसी के चरित्र पर हमला करे। दूसरा, न्यायालय का विवेक, इसका मतलब है कि अंतिम फैसला जज का होगा कि सवाल सही है या गलत। तीसरा है अपवाद, जैसा हमने अभी देखा, अगर सवाल सीधे केस के मेन इशू से जुड़ा है तो उसे अनुमति मिल सकती है। और चौथा, गवाह की गरिमा, जो इस पूरे सेक्शन का मूल उद्देश्य है, यानी अदालत की कार्रवाई में सम्मान बनाए रखना। तो कोर्ट ये फैसला लेता कैसे है? जज का थॉट प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में जज ये देखते हैं कि क्या पूछा गया सवाल वाकई अभद्र है। दूसरे स्टेप में वो ये जांचते हैं कि कहीं ये फैक्ट एंड इशू वाले एक्सेप्शन में तो नहीं आता। और आखिर में इस पूरे एनालिसिस के आधार पर वो अपने विवेक, अपने डिस्क्रेशन का इस्तेमाल करके सवाल को या तो अलाउ करते हैं या उसे रोक देते हैं। थ्योरी तो समझ ली, अब देखते हैं कि ये सेक्शन असल में कोर्टरूम में लागू कैसे होता है। इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और कुछ बहुत ही जरूरी न्यायिक फैसलों को समझेंगे। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी चोरी के केस में एक गवाह से उसकी निजी जिंदगी के बारे में ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसका केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में कोर्ट तुरंत सेक्शन 154 का इस्तेमाल करके इस सवाल को रोक देगा। अब एक और बहुत ही संवेदनशील उदाहरण देखते हैं। अक्सर यौन अपराध के मामलों में पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाकर उनके पास्ट के बारे में पूछकर उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर कानून एक मजबूत ढाल बनता है। ऐसे सवालों को आमतौर पर कभी अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि वो मामले के फैसले के लिए बिल्कुल ही जरूरी न हो। यहाँ न्याय के साथ साथ गवाह की गरिमा की रक्षा करना सबसे ऊपर है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसले भी हैं। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह के मामले में कोर्ट ने एकदम साफ कहा कि यौन अपराधों की पीड़िताओं को अपमानजनक सवालों से बचाना हर अदालत का कर्तव्य है। इसी तरह बोधिसत्व गौतम बनाम सुभ्रा चक्रवर्ती मामले में कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही में महिलाओं की गरिमा को सर्वोच्च महत्व दिया। इस सेक्शन की जो भावना है उसे हम एक कानूनी सिद्धांत ऑडी अल्टरम पार्टम से भी जोड़ सकते हैं। इसका अर्थ है दूसरे पक्ष को भी सुनो। लेकिन एक निष्पक्ष सुनवाई का मतलब सिर्फ दोनों पक्षों को सुनना नहीं है, बल्कि ये भी पक्का करना है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति, खासकर गवाहों को अनुचित रूप से अपमानित न किया जाए। अब हम देखते हैं कि इस कानूनी प्रावधान का विकास कैसे हुआ है, यानी पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से लेकर नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तक इसका सफर कैसा रहा है। अब ये एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा।
पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में यही नियम सेक्शन 151 में था। अब नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ये सेक्शन 154 हो गया है। नियम वही है, सिद्धांत वही है, सिर्फ सेक्शन नंबर बदल गया है। इस बदलाव को याद रखना बहुत जरूरी है। यहां गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। चलिए अब सीधे एग्जाम की तैयारी पर आते हैं। जुडिशरी और एपीओ की परीक्षाओं के लिए आपको इस सेक्शन से क्या याद रखना है, उस पर फोकस करते हैं। परीक्षा के लिए इन टिप्स को हमेशा याद रखें। प्रीलिम्स में सेक्शन नंबर यानी 154 BSA पर डायरेक्ट सवाल आ सकता है। मेंस में अदालत के विवेक यानी डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट पर एक शॉर्ट नोट या कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। की कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? सत्य की खोज और गवाह की गरिमा के बीच का संतुलन। और हां, केस लॉ में स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह का जिक्र आपके मेंस के उत्तरों को और भी मजबूत बना देगा। तो आखिर में क्विक रिवीजन, इस सेक्शन की 3 सबसे जरूरी बातें जो आपको याद रखनी है। पहला, नया सेक्शन नंबर है 144। दूसरा, इसका मुख्य कॉन्सेप्ट है अभद्र सवालों को रोकने की कोर्ट की शक्ति। और तीसरा, इसका मुख्य लक्ष्य है गवाह की गरिमा की रक्षा करना। जुडिशरी, एपीओ और अन्य कानूनी परीक्षाओं पर केंद्रित ऐसी ही और कानूनी जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन से जुड़े रहें। आज हम कानून के एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू पर बात करने जा रहे हैं, जो हर कोर्टरूम की कार्रवाई की नींव होता है। चलिए एक सिचुएशन को सोचते हैं जो कोर्ट में अक्सर देखने को मिलती है। इसी एक सवाल में हमारे आज के टॉपिक का पूरा सार छिपा है, और ये हर लॉ स्टूडेंट और जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। ये कानून हमें कोर्ट रूम कंडक्ट के 2 बहुत मजबूत पिलर्स देता है। पहला, गवाह की गरिमा यानी डिग्निटी की रक्षा के लिए, और दूसरा, मुकदमे की निष्पक्षता और एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। हमारा पहला पिलर है सेक्शन 155। आप इसे एक तरह से विटनेस के लिए एक कानूनी ढाल समझ सकते हैं, जो उसे गलत और परेशान करने वाले सवालों से बचाता है। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 155। ये सेक्शन कोर्ट को पावर देता है कि वो गवाहों को अनुचित सवालों से बचाए। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दे, ये नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं। एग्जाम में सही सेक्शन नंबर लिखना बेहद जरूरी है, इसलिए इस बदलाव को अच्छे से याद रखें। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग शब्द है वो है शैल फॉरबिड, यानी प्रतिषिद्ध करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि ऐसे सवालों को रोकना कोर्ट की मर्जी पर नहीं है, ये कोर्ट का एक अनिवार्य कर्तव्य है, एक मैंडेटरी ड्यूटी है। तो इस सेक्शन के मुख्य तत्व क्या हुए? सवाल पूछने का इरादा, सवाल पूछने का तरीका और कोर्ट की मैंडेटरी ड्यूटी कि वो इसमें दखल दे। कानून ये पक्का करता है कि सच को ढूंढने की प्रक्रिया में किसी की इज्जत और गरिमा को ठेस ना पहुंचे। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह का केस इस सेक्शन के लिए लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा कि एक गवाह को, खासकर यौन उत्पीड़न के मामलों में, कोर्ट में अपमानित नहीं किया जा सकता। ये फैसला जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए एक मजबूत आधार देता है। चलिए अब हम अपने दूसरे पिलर की ओर बढ़ते हैं, जो है सेक्शन 156। ये सेक्शन एक फेयर ट्रायल की आइडिया को एफिशिएंसी और समय की पाबंदी से जोड़ता है। सेक्शन 156 खंडन की सीमाओं यानी लिमिट्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से डील करता है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके हर एक पहलू को हम ध्यान से समझेंगे। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो मतलब ये है कि अगर वकील किसी गवाह से ऐसा सवाल पूछता है जिसका केस के मेन फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, और वो सवाल सिर्फ गवाह के कैरेक्टर को खराब करने के लिए पूछा गया है, तो गवाह जो भी जवाब देगा उसे फाइनल माना जाएगा। वकील उस जवाब को झूठा साबित करने के लिए अलग से कोई सबूत पेश नहीं कर सकता। इसी को रूल ऑफ फाइनलिटी कहते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कानून ट्रायल को कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया बनने से रोकता है। ये रूल ऑफ फाइनलिटी इसीलिए बनाया गया है। लेकिन हाँ, न्याय हो इसके लिए कुछ बहुत जरूरी अपवाद भी रखे गए हैं, और ये स्लाइड उन अपवादों को बहुत ही अच्छे से समझाती है। देखिए, आप गवाह की जनरल कैरेक्टर पर उसके जवाब को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको उसका पक्षपात यानी बायस साबित करना है तो आप सबूत पेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बायस गवाह की निष्पक्षता और उसकी गवाही की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल उठाता है।
चलिए अब इन दोनों पिलर्स को आमने सामने रखकर इनकी तुलना करते हैं ताकि एग्जाम के लिए दोनों के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए कितना साफ अंतर है। सेक्शन 155 का फोकस वकील के कंडक्ट और सवाल पूछने के तरीके पर है, जबकि सेक्शन 156 का फोकस गवाह के जवाब और ट्रायल की प्रोग्रेस पर है। एक डिग्निटी की ढाल है तो दूसरा प्रोसीजर का नियम, और दोनों मिलकर एक फेयर ट्रायल को सुनिश्चित करते हैं। जो स्टूडेंट्स पुराने कानून यानी इंडियन एविडेंस एक्ट से पढ़ते आए हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इन प्रोविजंस को नए अधिनियम में कहाँ और कैसे रखा गया है। ये टेबल उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट से परिचित हैं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट्स पहले कई अलग अलग सेक्शंस में थे, अब उन्हें नए कानून में कंसोलिडेट कर दिया गया है। ध्यान दें, पुराना सेक्शन 153 अब नए कानून में सेक्शन 156 है। मैं दोबारा कह रही हूं, परीक्षा में गलती से भी पुराने सेक्शन नंबर मत लिखिएगा। हमेशा नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर्स ही इस्तेमाल करने हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो शैल फॉरबिड और सेक्शन 156 के एक्सेप्शंस पर डायरेक्ट सवाल बन सकते हैं, और मेंस में आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जहां आपको इन सेक्शंस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होगा। तो एग्जाम से ठीक पहले एक क्विक रिवीजन के लिए बस इस टेबल को याद रखिए। सेक्शन 155 मतलब गवाह की गरिमा की रक्षा, और सेक्शन 156 मतलब मुकदमे की दक्षता का नियम। अगर ये कोर कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे तो किसी भी सवाल का जवाब देना आसान हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे कानून से जुड़े एग्जाम्स के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 157। ये सेक्शन हॉस्टाइल विटनेस यानी कि पक्षद्रोही साक्षी के बारे में है, और लीगल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही क्रूशल टॉपिक है। तो ये सेक्शन 157 है क्या? ये उस सिचुएशन के बारे में बात करता है जब किसी पार्टी का अपना ही गवाह उसी के केस के खिलाफ हो जाता है। कोर्ट की कार्यवाही में ये सिचुएशन अक्सर आती है, इसलिए जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी को अपने गवाह के तौर पर बुलाया, पर वो कोर्ट में आकर आपके ही केस के खिलाफ कुछ बोलने लगे। बस उसी गवाह को हॉस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही साक्षी माना जाता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि हमारा कानून यानी कि बेयर एक्ट इस बारे में क्या कहता है। चलिए सीधे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रोविजन को ही समझते हैं। तो सेक्शन 157 का सब सेक्शन 1 कहता है कि कोर्ट अपनी डिस्क्रेशन से यानी अपने विवेक के आधार पर उस व्यक्ति को अपने ही गवाह से वो सवाल पूछने की इजाजत दे सकता है जो आमतौर पर विरोधी पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह में पूछती है। और इसका सब सेक्शन 2 एक बहुत जरूरी बात कहता है, वो ये कि अगर किसी गवाह को हॉस्टाइल घोषित कर भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पूरी गवाही बेकार हो गई। जो पार्टी उसे लाई थी वो अब भी गवाही के उन हिस्सों पर भरोसा कर सकती है जो उसके केस के फेवर में है। तो इस सेक्शन को लागू करने का प्रोसेस क्या है? देखिए, इसके कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले एक पार्टी गवाही को बुलाती है, फिर वो गवाह हॉस्टाइल व्यवहार दिखाता है। उसके बाद पार्टी कोर्ट से परमिशन मांगती है कि वो अपने ही गवाह से जिरह कर सके। परमिशन मिलने पर वो उससे जिरह करती है, और आखिर में वो पार्टी उस गवाही के फेवरेबल हिस्सों पर निर्भर रह सकती है। चलिए, हमने कानून तो समझ लिया, लेकिन असल में कोर्ट में ये सब कैसे होता है, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझना बहुत जरूरी है। तो सोचिए कि एक चोरी का केस चल रहा है। प्रोसिक्यूशन का एक गवाह है जिसने पुलिस को पहले बयान दिया था कि हाँ, मैंने चोरी होते हुए देखी है, लेकिन जब वो कोर्ट में आता है तो वो एकदम पलट जाता है और कहता है नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। अब ये उसके पहले के बयान से बिल्कुल उल्टा है। तो अब सवाल उठता है कि इस सिचुएशन में प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? क्या केस यहीं पर खत्म हो जाएगा? जी नहीं, यही तो सेक्शन 157 का रोल आता है। प्रोसिक्यूटर फॉरेन कोर्ट से उस गवाह को हॉस्टाइल डिक्लेयर करने की परमिशन मांगेगा, और जैसे ही कोर्ट परमिशन देगा, प्रोसिक्यूटर अपने ही गवाह से जिरह शुरू कर देगा ताकि उसके दोनों बयानों का जो विरोधाभास है वो सबके सामने आ सके। इस सेक्शन को और गहराई से समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बहुत ही अहमियत रखते हैं।
चलिए कुछ लैंडमार्क केसेस पर नजर डालते हैं। सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी हॉस्टाइल विटनेस की गवाही को पूरी तरह से खारिज नहीं कर देना चाहिए। कोर्ट को देखना चाहिए कि क्या गवाही का कोई हिस्सा भरोसे के लायक है, और अगर है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। इसी प्रिंसिपल को कोली लखमन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया। कोर्ट ने कहा कि एक हॉस्टाइल विटनेस की गवाही का जो भी विश्वसनीय हिस्सा है उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक लैटिन कहावत फॉल्सिस इन उनो फॉल्सिस इन ओमनिबस के बिल्कुल विपरीत है, जिसका मतलब होता है एक बात में झूठा तो सब बातों में झूठा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ये सिद्धांत भारत में सख्ती से लागू नहीं होता। कोर्ट का काम है गेहूं को भूसे से अलग करना, मतलब सच को झूठ से अलग करके निकालना। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर गवाह हॉस्टाइल हो ही क्यों जाते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कि आरोपी पार्टी से धमकी मिलना, पैसों का लालच देना, देश में एक मजबूत विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम का न होना, केस में सालों की देरी होना और कभी-कभी कोर्ट की कार्यवाही के दौरान होने वाली परेशानी भी। जैसिका लाल मर्डर केस जैसे बड़े मामलों में हमने देखा है कि कैसे गवाहों के मुकर जाने से पूरा का पूरा केस पलट जाता है। अदालतों ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि ये ट्रेंड हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए जस्टिस मलिमत कमेटी ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जैसे कि एक मजबूत गवाह संरक्षण कानून बनाना, जरूरी मामलों में बंद कमरे में यानी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करना और गवाहों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना। तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल, एक हॉस्टाइल विटनेस की गवाही की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? तो याद रखिए, उसकी गवाही को रिकॉर्ड से मिटाया नहीं जाता, बल्कि कोर्ट बहुत सावधानी से उसकी जांच करता है, ये देखने के लिए कि क्या उसका कोई हिस्सा सच और भरोसे के लायक है। ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। चलिए अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा। आपको 3 बातें जरूर याद रखनी हैं। पहली, सेक्शन नंबर, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 157 है। पुराने एविडेंस एक्ट के सेक्शन से कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी, इसका कोर कॉन्सेप्ट, यानी कोर्ट की इजाजत से अपनी ही पार्टी के गवाह से जिरह करना। और तीसरी, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू, जो कि 0 नहीं है और भरोसेमंद हिस्से को माना जा सकता है। प्रीलिम्स में सीधा सेक्शन नंबर आ सकता है और मेंस में इसकी एविडेंशियरी वैल्यू पर शॉर्ट नोट आ सकता है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। सोचिएगा कि अगर किसी केस में सिर्फ एक ही गवाह हो और वो भी हॉस्टाइल हो जाए, तो क्या फिर भी सजा हो सकती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़ी और भी जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 158 को समझने वाले हैं। देखिए, ये सेक्शन सीधे सीधे किसी गवाह के विश्वसनीयता, मतलब उसकी क्रेडिट, को कोर्ट में चैलेंज करने के तरीकों के बारे में बात करता है। जुडिशरी और एपीओ की परीक्षाओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अदालत में सच और झूठ का फैसला करने के लिए गवाहों को कैसे परखा जाता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम इस सेक्शन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले इसकी बेसिक बातें जानेंगे, फिर देखेंगे कि कानून में गवाह की साख को गिराने के लिए कौन-कौन से तरीके दिए गए हैं। इसके बाद हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉज पर नजर डालेंगे। पुराने और नए कानून में क्या फर्क है, इसे समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं, वो जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 158 की बुनियाद को समझते हैं। ये सेक्शन इस बात से डील करता है कि कोर्ट कैसे तय करेगा कि किसी गवाह की बात पर कितना भरोसा करना है और कितना नहीं। अगर हम बेयर एक्ट की भाषा को देखें तो ये कहता है कि गवाह की साख को चैलेंज किया जा सकता है। अब इसे आसान शब्दों में समझते हैं। इसका मतलब है कि किसी गवाह की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने का अधिकार 2 पार्टीज को है। एक तो है विरोधी पक्ष यानी एडवर्स पार्टी, और दूसरा कुछ खास सिचुएशंस में कोर्ट की इजाजत लेकर वही पक्ष जो उस गवाह को कोर्ट में लेकर आया है। आइए इस सेक्शन के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। पहला, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है गवाह की रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस को चेक करना।
दूसरा, ये सवाल उठा कौन सकता है? जवाब है विरोधी पक्ष या फिर कोर्ट की परमिशन से गवाह को बुलाने वाला पक्ष खुद। और तीसरा, इसका मकसद क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है, कोर्ट को किसी भी झूठी, अनरिलायबल या बायस्ड गवाही पर भरोसा करने से रोकना। तो अब सवाल ये उठता है कि कानून किसी गवाह की साख को चैलेंज करने के लिए कौन से स्पेसिफिक तरीके बताता है? चलिए एक एक करके देखते हैं। सेक्शन 158 हमें मुख्य रूप से 3 तरीके बताता है। पहला, आप ऐसे लोगों की गवाही पेश कर सकते हैं जो ये बताएं कि ये गवाह भरोसे के लायक ही नहीं है। दूसरा, आप ये साबित कर दें कि गवाह ने गवाही देने के लिए रिश्वत ली है। और तीसरा, जो कि बहुत कॉमन है, आप गवाह का ही कोई पुराना बयान सामने ले आएं जो उसकी आज की गवाही से मेल नहीं खाता हो। इन कानूनी शब्दों का सही मतलब समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अनवर्दी ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि उस गवाह की समाज में रेप्यूटेशन ही एक बेईमान या झूठे इंसान की है। ब्राइब या करप्ट इंड्यूसमेंट का मतलब तो साफ है, गवाही देने के लिए या तो पैसा लिया है या किसी और लालच में आकर झूठ बोल रहा है। और फॉर्मर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स का मतलब है कि गवाह आज कोर्ट में कुछ और बोल रहा है और पहले मान लीजिए पुलिस को दिए बयान में कुछ और ही कह चुका है। यहाँ पर एक बहुत ही टेक्निकल और इंटरेस्टिंग नियम है जिसे एक्सप्लेनेशन रूल कहते हैं। इसे जरा ध्यान से समझिए। अगर कोई गवाह ए गवाह बी के बारे में कहता है कि वो भरोसे के लायक नहीं है, तो एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान गवाह ए इसका कारण नहीं बता सकता। लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तब उससे इस बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या कारण है? अच्छा, अब सिर्फ कानून जान लेना काफी नहीं है, हमें ये भी समझना होगा कि हमारी अदालतें, हमारे कोर्ट्स इस सेक्शन को प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रिंसिपल्स और केस लॉज को देखना होगा। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये इस सेक्शन की आत्मा है। गवाह की गवाही किसी भी केस की नींव होती है। अगर नींव ही हिल रही हो तो उस पर केस की इमारत खड़ी नहीं रह सकती। पूरा न्याय का ढांचा इसी सिद्धांत पर टिका है। अगर गवाही भरोसेमंद नहीं है तो उसका बयान केस को खड़ा नहीं रख सकता। सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी गवाह की क्रेडिबिलिटी को सफलतापूर्वक चैलेंज कर दिया जाता है और वो अनरिलायबल साबित हो जाता है, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसकी पूरी की पूरी गवाही को रिजेक्ट कर दे, उस पर बिल्कुल भी भरोसा न करे। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। मान लीजिए गवाही का सिर्फ एक हिस्सा ही झूठा लगता है, बाकी सच है, तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हमें स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भवानी के केस में मिलता है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के पास ये डिस्क्रेशन है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। मतलब गवाही के जितने हिस्से पर भरोसा किया जा सकता है उसे मान लेगी और जो हिस्सा डाउटफुल है उसे रिजेक्ट कर देगी। यहीं पर एक फेमस लीगल मैक्सिम आता है, फॉल्सिस इन ओनो फल्सिस इन ओमनिबिस। इसका मतलब है एक बात में झूठा तो सब बातों में झूठा। लेकिन ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि ये मैक्सिम भारत में सख्ती से लागू नहीं होता। जैसा हमने भवानी केस ने देखा, भारतीय अदालतें गवाही को पूरी तरह से खारिज करने की जगह उसमें से सच को निकालने की कोशिश करती हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, नया कानून बनाम पुराना कानून। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। ये जो प्रावधान हम पढ़ रहे हैं, ये पुराने कानून यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 155 हुआ करता था। लेकिन अब नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत ये सेक्शन 158 है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, तरीके वही हैं, सिर्फ सेक्शन नंबर बदल गया है। एग्जाम में गलती से भी सेक्शन 155 मत लिखिएगा, आपको सेक्शन 158 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ही लिखना है। चलिए अब इस पूरे डिस्कशन को एग्जाम के नजरिए से समेटते हैं और कुछ की टेकअवेज पर फोकस करते हैं। देखिए, प्रीलिम्स के लिए आपको सीधा सीधा सेक्शन नंबर यानी 158 और इसके तीनों तरीके यानी क्लॉज ए, बी और सी याद रखने हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मेंस की बात करें तो आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है जहां एक गवाह अपने पुराने बयान से मुकर जाता है। और सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि गवाह को इम्पीच कौन कर सकता है, विरोधी पक्ष और कोर्ट की इजाजत से अपना ही पक्ष। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। बस 3 बातें याद रखनी है। पहला, सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 158 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है?
3 स्पेसिफिक तरीकों से किसी गवाह की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करना, और तीसरा, इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस हाई। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज के इस डिजिटल ज़माने में जहाँ डीप फेक्स और मैनिपुलेटेड एविडेंस का खतरा इतना बढ़ गया है, सच तक पहुँचने के लिए सेक्शन 158 जैसा प्रावधान कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। जुडिशरी, एपीओ और कानून से जुड़ी अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, आज हम समझने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक बेहद ज़रूरी सेक्शन 159। ये सेक्शन सबूतों के संपुष्टिकरण यानी कि कोरॉबरेशन ऑफ एविडेंस के बारे में है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, इस सेक्शन को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसका कोर कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर बेर एक्ट की लैंग्वेज को डिकोड करेंगे, उसके बाद केस लॉ की मदद से इसका प्रैक्टिकल यूज देखेंगे, फिर इसकी वैल्यू और पुराने कानून से इसके कनेक्शन को समझेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसके कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। आखिर ये साक्ष्य का संपुष्टिकरण या कोरॉबोरेशन होता क्या है और कानून में इसकी ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? देखिए, इसका सीधा सा मकसद है किसी गवाह की गवाही को, उसकी टेस्टमनी को और भी ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाना। तो ये जो शब्द है कोरॉबोरेशन, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। ये किसी गवाह के मेन स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए पेश किया गया एक एक्स्ट्रा सबूत है। ये उस बयान से जुड़ी हुई दूसरी परिस्थितियों को साबित करता है, जिससे जो मुख्य गवाही है उसकी सच्चाई और भी पुख्ता हो जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब जरा देखते हैं कि कानून की किताब यानी कि हमारा बेर एक्ट इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, बेर एक्ट की भाषा एकदम साफ है। ये कहता है कि अगर किसी गवाह की गवाही को मजबूत करना है तो उससे उस मुख्य घटना के वक्त या जगह के आसपास की दूसरी परिस्थितियों के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं जो उसने देखी हों। मतलब मेन स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए आसपास की छोटी छोटी जुड़ी हुई बातों को भी साबित किया जा सकता है। तो इस सेक्शन को लागू करने के लिए ये 4 जरूरी शर्तें हैं। पहली, गवाह ने मेन फैक्ट पर गवाही दे दी हो। दूसरी, सवालों का मकसद सिर्फ उस गवाही को सपोर्ट करना हो, कुछ और नहीं। तीसरी, सवाल उसी घटना के आसपास के समय या जगह से जुड़े हों। और चौथी, ये तय करना कोर्ट के विवेक पर है कि ये परिस्थितियां सच में कोरॉबरेशन के लिए रेलेवेंट हैं या नहीं। जब ये चारों शर्तें पूरी होती हैं, तभी ये सेक्शन काम में आता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर सीधा चलते हैं असली कोर्टरूम में और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। इसे एक बहुत ही कॉमन से अदालती सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए कोर्ट में हमें यह साबित करना है कि एक गवाह क्राइम सीन पर मौजूद था। अब उसकी बात को पुख्ता कैसे करेंगे? देखिए, पहला स्टेप, एक गवाह कोर्ट में आकर कहता है कि वो रात 10 बजे क्राइम सीन पर था। अब दूसरा स्टेप, वकील उससे एक सवाल पूछता है, आप वहां आने से ठीक पहले क्या कर रहे थे? गवाह जवाब देता है कि वो 9:50 पर पास की एक दुकान पर गया था। तीसरा स्टेप, अब वकील उस दुकानदार को गवाही के लिए बुलाता है या फिर दुकान का सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करता है। और नतीजा, इससे गवाह का जो मेन बयान था कि वो क्राइम सीन पर मौजूद था, वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इस टॉपिक पे एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी बात साफ की। कोर्ट ने कहा कि कोरॉबोरेशन कानून का कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बिना सजा हो ही नहीं सकती, बल्कि ये एक रूल ऑफ प्रूडेंस है, यानी विवेक का नियम है। इसका मतलब है कि कोर्ट सावधानी बरतने के लिए इसे जरूरी मानता है, क्योंकि ये किसी भी गवाही के भरोसे को कई गुना बढ़ा देता है। तो अब सवाल उठता है कि कोर्ट में इस सबूत की असल वैल्यू क्या है और पुराने कानून के मुकाबले नए कानून में क्या कोई बदलाव है? आइए ये भी समझ लेते हैं। देखिए, कोरॉबोरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये गवाह की रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ये टेस्टिमोनी की क्रेडिबिलिटी यानी साख को मजबूत करता है और इससे कोर्ट को भी सारे फैक्ट्स को लॉजिकली जोड़ने में आसानी होती है। ये खास तौर पर उन मामलों में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां गवाही किसी सह अभियुक्त यानी अकम्प्लिस ने दी हो, क्योंकि ऐसे गवाहों की बात पर आसानी से भरोसा नहीं किया जाता।
और अब वो सबसे जरूरी बात जहां पर गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, प्लीज इस पर खास ध्यान दीजिए। ये जो प्रावधान है ये पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 156 में था, लेकिन अब नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ये सेक्शन 159 है। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, बस सेक्शन नंबर बदल गया है। एग्जाम में ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको नया एक्ट और नया सेक्शन नंबर ही लिखना है। चलिए अब फाइनली बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की। आपको अपनी तैयारी में जुडिशरी और एपीओ परीक्षाओं के लिए किन बातों पर फोकस करना है? परीक्षा के लिए 2 बातें याद रखिए। प्रीलिम्स में सेक्शन 159 से डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड सवाल आ सकता है, लेकिन मेंस के लिए तैयार रहिए एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो ज़्यादातर अकम्प्लिस एविडेंस यानी सह अभियुक्त की गवाही के कोरोबोरेशन पर आधारित होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अंत में एक फटाफट रिवीजन। 3 बातें हैं जो आपको भूलनी नहीं है। पहली, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 159 है। दूसरी, इसका कोर कॉन्सेप्ट है गवाही को उससे जुड़ी हुई परिस्थितियों के सबूत से मजबूत करना। और तीसरी, ये कानून का अनिवार्य नियम नहीं बल्कि विवेक का नियम है जो सबूत के भरोसे को बढ़ाता है। जुडिशरी, एपीओ और कानून से जुड़ी दूसरी परीक्षाओं पर और भी लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2013 की धारा 160 पर बात करेंगे। ये एक बहुत ही अहम सेक्शन है जो हमें ये बताता है कि किसी गवाह की गवाही को यानी उसकी टेस्टिमनी को और भी ज़्यादा मजबूत कैसे किया जा सकता है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि हमने बात की, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 160। अब ये धारा किस बारे में है? ये एक विटनेस की टेस्टिमनी यानी उसकी गवाही को उसके ही किसी पुराने बयान से कंफर्म करने के बारे में है। कह सकते हैं कि ये गवाह की बात में वजन डालने का एक कानूनी तरीका है। देखिए, जुडिशरी और एपीओ की परीक्षाओं के नज़रिए से ये प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, एक गवाह की क्रेडिबिलिटी यानी उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाना और साथ ही ये पक्का करना कि उसके बयान वक्त के साथ कंसिस्टेंट रहें, मतलब वो अपनी बात पर कायम है। चलिए अब सीधे बेयर एक्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कानून की भाषा में इस सेक्शन को असल में लिखा कैसे गया है। तो बेयर एक्ट कहता है, किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के प्रयोजन से ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य के बारे में किया गया कोई पूर्वतन कथन जो उस समय के लगभग किया गया था जब वह तथ्य घटित हुआ था, या किसी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष किया गया था जो उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि में सक्षम हो, साबित किया जा सकेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कॉरोबोरेट या संपुष्टि का मतलब है किसी गवाह ने कोर्ट में जो गवाही दी है उसे उसके ही पहले दिए गए किसी बयान से मिलाकर और भी ज्यादा मजबूत करना या उसे सपोर्ट करना। अच्छा, इस सेक्शन को सही से समझने के लिए इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके देखना जरूरी है। जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, कुछ शर्तें हैं जिनका पूरा होना लाजमी है। पहला, कि विटनेस कोर्ट में आकर गवाही दे। दूसरा, उसका कोई पुराना बयान मौजूद होना चाहिए। तीसरा, वो पुराना बयान उसी फैक्ट के बारे में होना चाहिए जिसकी गवाही कोर्ट में दी जा रही है। चौथा, और ये बहुत जरूरी है, वो बयान या तो घटना के फौरन बाद दिया गया हो या फिर किसी लीगली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो। और आखिर में इसका मकसद सिर्फ गवाही को सपोर्ट करना है, यह अपने आप में कोई नया सबूत नहीं बन जाता। तो थ्योरी तो हमें समझ आ गई, पर यह सेक्शन असल में काम कैसे करता है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस लॉ से इसे एक्शन में देखते हैं। इसे कुछ कोर्ट ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स से समझते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति पुलिस को घटना के तुरंत बाद एक बयान देता है और फिर कोर्ट में भी वही बात दोहराता है। तो पुलिस को दिया गया उसका पिछला बयान कोर्ट की गवाही को कोरोबरेट करेगा, उसे मजबूती देगा। इसी तरह अगर बयान मैजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 सीआरपीसी में दिया गया हो तो उसकी वैल्यू और भी ज्यादा हो जाती है। या फिर किसी विक्टिम ने घटना के फौरन बाद जो भी कहा वो स्टेटमेंट उसकी गवाही की क्रेडिबिलिटी को बहुत बढ़ा देता है। यही कंसिस्टेंसी है जो गवाह के भरोसे को साबित करती है। अब बात करते हैं एक लैंडमार्क केस लॉ की जो इस सिद्धांत को समझने के लिए बेहद जरूरी है। तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात साफ की।
कोर्ट ने कहा कि किसी पिछले बयान को कॉन्ट्रडिक्शन यानी खंडन के लिए इस्तेमाल करना और कोरॉबरेशन यानी संपुष्टि के लिए इस्तेमाल करना, ये दो बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। कोरॉबरेशन का मकसद गवाह को सच्चा साबित करने में मदद करना है, जबकि कॉन्ट्रडिक्शन का मकसद उसे झूठा साबित करना होता है। दोनों के नियम और उद्देश्य बिल्कुल अलग हैं। इसी सिलसिले में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आता है, रमेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। रमेश्वर के केस में कोर्ट ने ये प्रिंसिपल सेट किया कि किसी भी पुराने स्टेटमेंट को कोरॉबोरेशन के लिए तभी यूज किया जा सकता है जब वो स्टेटमेंट खुद रिलायबल हो, यानी भरोसे के लायक हो। अगर पुराना बयान ही संदिग्ध है या शक के दायरे में है तो वो कोर्ट में दी गई गवाही को मजबूत नहीं कर सकता। तो स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी एक तरह से प्री कंडीशन है। केस लॉज के बाद अब समझते हैं कि सेक्शन 160 के तहत पेश किए गए सबूत की एविडेंशियरी वैल्यू यानी साक्ष्य के तौर पर इसका मूल्य क्या है। तो इसका लीगल वेट कितना है, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल है। देखिए, ये सबूत विटनेस की क्रेडिबिलिटी को मजबूत करता है, लेकिन ये सब्सटेंटिव एविडेंस यानी मूल साक्ष्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इस कोरॉबोरेटिव स्टेटमेंट के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। ये सिर्फ एक सपोर्टिंग पीस ऑफ एविडेंस है जो मुख्य गवाही को सहारा देता है और क्रिमिनल ट्रायल्स में कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। इस सेक्शन के पीछे एक इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम भी काम करता है, रेस गेस्टाए। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है थिंग्स डन। कानून का मानना है कि जब कोई बयान घटना के इतने करीब समय में दिया जाता है कि वो उसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा लगे तो उसके सच होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए सेक्शन 160 में एट और अबाउट द टाइम वाला फैक्टर इतना महत्वपूर्ण माना गया है। और अब एक सबसे ज़रूरी बात जिस पर एग्जाम में खास ध्यान देना है, बिल्कुल भी गलती ना करें। ये प्रोविजन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 157 में था। अब नए कानून यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसे सेक्शन 160 बना दिया गया है। परीक्षा में सेक्शन नंबर की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पुराना कानून सेक्शन 157 और नया कानून सेक्शन 160, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब एग्जाम फोकस्ड रिवीजन के लिए सारे की टेकअवेज को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये टिप याद रखिए। प्रीलिम्स में सीधा सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरॉबरेशन किस सेक्शन में है, जबकि मेंस में इस पर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन या शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है जहां आपको केस लॉस के साथ पूरा कॉन्सेप्ट समझाना होगा। टू क्विक रिवीजन के लिए ये 3 चीजें हमेशा याद रखिए। पहला, सेक्शन नंबर 160। दूसरा, कोर कॉन्सेप्ट गवाह की गवाही को उसके पुराने कंसिस्टेंट स्टेटमेंट से मजबूत करना। और तीसरा, एग्जाम इंपॉर्टेंस विटनेस क्रेडिबिलिटी से जुड़े सवालों के लिए ये सेक्शन बहुत ही हाई इंपॉर्टेंस रखता है। जुडिशरी, एपीओ और अन्य लॉ एग्जाम्स पर ऐसे ही फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी सेक्शन पर बात करने वाले हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 161। ये सेक्शन आप समझ लीजिए सबूतों की सच्चाई को परखने की एक चाबी है। और हाँ, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बात पर खास ध्यान देना है, ये नया कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तो पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर से इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस सेक्शन को कैसे समझेंगे, इसका एक पूरा रोड मैप है। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसे आसान हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कोर्ट में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है, साथ ही कुछ ज़रूरी केस लॉज भी डिस्कस करेंगे। फिर हम पुराने कानून से इसका क्या कनेक्शन है वो भी समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, एग्जाम के लिए कुछ खास टिप्स और एक फटाफट रिवीजन। तो चलिए सबसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू सेक्शन 161। समझते हैं कि आखिर इसका कोर पर्पस क्या है, मतलब कानून में इस सेक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी। अच्छा, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का ये सेक्शन 161 ये डील करता है उन स्टेटमेंट से जो सेक्शन 26 या 27 के तहत पहले ही प्रूव हो चुके हैं। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई कन्फेशन या डिस्कवरी स्टेटमेंट कोर्ट में साबित हो गया। अब क्या उस पर आंख बंद करके यकीन कर लिया जाएगा? नहीं, यहीं पर सेक्शन 161 काम आता है। ये सेक्शन तय करता है कि उस बयान की सच्चाई को परखने के लिए, उसे टेस्ट करने के लिए और कौन-कौन से सबूत पेश किए जा सकते हैं।
अब जरा बेयर एक्ट की भाषा पर नजर डालते हैं। देखिए, ये कहता है कि जब भी सेक्शन 26 या 27 के तहत कोई स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है तो उससे जुड़े वो सभी मैटर्स भी प्रूव किए जा सकते हैं जो या तो उसे कॉन्ट्रडिक्ट करें या उसे कोरॉबरेट करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार कोई बयान रिकॉर्ड पर आ गया तो कहानी खत्म नहीं हुई। कोर्ट उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा, बल्कि ये सेक्शन कोर्ट को पावर देता है कि वो उस बयान की हर एंगल से, हर तरह से जांच करे ताकि सच सामने आ सके और न्याय हो। चलिए, अब इस सेक्शन की जो थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज है उसे एकदम सिंपल, समझने लायक हिस्सों में तोड़ते हैं। देखते हैं इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इस सेक्शन में मोटे तौर पर 3 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली बात, एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो सेक्शन 26 या 27 के तहत पहले से प्रूव्ड हो। ये कोई कन्फेशन हो सकता है या कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट। दूसरी बात, उस स्टेटमेंट के प्रूव होने के बाद उसकी सच्चाई को टेस्ट करने के लिए और सबूत लाए जा सकते हैं। ये सबूत या तो उस बयान को सपोर्ट करेंगे, जिसे हम कोरॉबरेट करना कहते हैं, या उसे काटेंगे, जिसे कॉन्ट्रडिक्ट करना कहते हैं, या फिर बयान देने वाले की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा देंगे। और तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है हाइपोथेटिकल टेस्ट्स का कॉन्सेप्ट। इसी से तय होता है कि कौन से सबूत अलाउ किए जाएंगे। तो ये हाइपोथेटिकल टेस्ट आखिर है क्या? देखिए, ये एक लीगल फिक्शन है, मतलब कानून कुछ देर के लिए कुछ मान लेता है। इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1, सेक्शन 26 या 27 के तहत एक स्टेटमेंट कोर्ट में प्रूव हो गया, ठीक है। स्टेप 2, अब जिस इंसान ने वो बयान दिया था, कानून उसे एक काल्पनिक गवाह यानी हाइपोथेटिकल विटनेस मान लेता है। स्टेप 3, अब बस इमेजिन कीजिए कि ये काल्पनिक गवाह विटनेस बॉक्स में खड़ा है और क्रॉस एग्जामिनेशन में अपने ही बयान से पलट जाता है, कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा। स्टेप 4, अब सोचिए, अगर सच में कोई गवाह ऐसा करता तो उसके इस इनकार को टेस्ट करने के लिए जो भी सबूत लाए जा सकते थे, वो सारे के सारे सबूत अब पेश करने की परमिशन मिल जाएगी। बस यही है इस सेक्शन का पूरा निचोड़। ऑलराइट, थ्योरी तो समझ ली। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर और देखते हैं कि ये सेक्शन असल में कोर्ट में काम कैसे करता है और हमारे कोर्ट्स ने इसे कैसे इंटरप्रेट किया है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एक्यूज्ड है जो पुलिस को एक जगह ले जाता है और कहता है कि मैंने मर्डर वेपन वहां छिपाया है, और हथियार मिल भी जाता है। तो ये हो गया सेक्शन 27 के तहत एक डिस्कवरी स्टेटमेंट। अब जैसे ही ये प्रूव हुआ, सेक्शन 161 का दरवाजा खुल जाता है। अब प्रोसिक्यूशन या डिफेंस उस एक्यूज्ड की क्रेडिबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए उसके बयान में और केस के दूसरे फैक्ट्स में कोई विरोधाभास है, तो उस कॉन्ट्रडिक्शन को साबित किया जा सकता है। या फिर अगर ये साबित किया जा सके कि ये बयान देने वाला व्यक्ति ही भरोसे के लायक नहीं है, तो उसकी क्रेडिट को चैलेंज करने के लिए भी सबूत लाए जा सकते हैं। इस सेक्शन को और गहराई से समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत जरूरी हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। पहला केस है पुलुकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर। ये केस डिस्कवरी स्टेटमेंट्स के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। इसमें कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि अक्यूज्ड के बयान का सिर्फ उतना ही हिस्सा एडमिसिबल होगा जिससे डायरेक्टली कोई चीज डिस्कवर होती है। यह प्रिंसिपल सेक्शन 27 का बेस है। अब इसका सेक्शन 161 से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि सेक्शन 161 तभी लागू होता है जब सेक्शन 27 का स्टेटमेंट प्रूव हो जाए। तो ये केस हमें बताता है कि वो प्रूव्ड स्टेटमेंट आखिर होगा कितना, जिसकी सच्चाई को बाद में परखा जाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। इस केस में कोर्ट ने सेक्शन 26 और 27 के तहत दिए गए बयानों की एविडेंशियरी वैल्यू यानी सबूत के तौर पर उनका वजन कितना है, ये समझाया। ये जजमेंट ये तय करता है कि इन स्टेटमेंट्स की वैल्यू क्या है, और सेक्शन 161 क्या करता है, वो इसी वैल्यू की जुडिशियल स्क्रूटनी को एक स्टेप आगे ले जाता है, ये पक्का करके कि कोर्ट उस बयान को हर तरह से टेस्ट कर सके, चाहे कंफर्म करना हो या खारिज। सेक्शन 161 कानून के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये एक लैटिन मैक्सिम में झलकता है, ऑडी ऑल्टरम पार्टम। इसका मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। ये फेयर हियरिंग का सिद्धांत है कि हर किसी को सबूत को चैलेंज करने का मौका मिलना चाहिए। सेक्शन 161 असल में इसी फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल को मजबूती देता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि इस नए सेक्शन का पुराने कानून से क्या कनेक्शन है। यह समझना बहुत जरूरी है, खासकर उनके लिए जो पुराने एक्ट को पढ़ते आए हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 161 पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी एक सेक्शन का 1-to-1 रिप्लेसमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुराना सेक्शन X हटकर नया सेक्शन 161 आ गया। नहीं, ये एक नया प्रोविजन है जो पुराने एक्ट के कई अलग अलग सेक्शंस के प्रिंसिपल्स को एक जगह इकट्ठा करता है, कंसोलिडेट करता है। अगर हम प्रिंसिपल्स को कंपेयर करें तो सेक्शन 161 में जो कोरोबोरेशन की बात है, यानी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने की, वो प्रिंसिपल हमें पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 157 में मिलता था। और जो कॉन्ट्रडिक्शन की बात है, यानी स्टेटमेंट को काटने की, उसका प्रिंसिपल पुराने एक्ट के सेक्शन 145 जैसा है। तो कहने का मतलब यह है कि सेक्शन भले ही नया हो, लेकिन इसके पीछे के जो जुडिशियल प्रिंसिपल्स हैं वो पहले भी मौजूद थे, बस बिखरे हुए थे। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर जो सीधे सीधे एग्जाम की तैयारी से जुड़ा है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के नजरिए से हमें क्या क्या याद रखना है। ओके, तो एग्जाम टिप्स। प्रीलिम्स में सेक्शन 161 के पर्पस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल सीधा। मेंस की बात करें तो वहां सेक्शन 27 से जुड़ा एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिसमें 161 का एप्लीकेशन दिखाना होगा। और एक सबसे जरूरी बात, ये एक रूल ऑफ एविडेंस है, कोई सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं। इसका मतलब इस सेक्शन के अंदर कोई पनिशमेंट नहीं है, ये गलती मत कीजिएगा। चलिए जाने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बस 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, सेक्शन नंबर, सेक्शन 161 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरी, इसका कोर कॉन्सेप्ट, सेक्शन 26 और 27 के तहत प्रूव हुए स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने की इजाजत देता है, यानी उन्हें कोरॉबोरेट या कॉन्ट्राडिक्ट करने की। और तीसरी, एग्जाम इंपॉर्टेंस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। जुडिशरी, एपीओ और कानून से जुड़ी दूसरी परीक्षाओं पर फोकस्ड ऐसे ही और कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। देखिए, जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनको लेकर जुडिशरी और एपो एग्जाम्स की तैयारी में काफी कुछ बदल गया है। आज हम इन्हीं में से एक बहुत ही जरूरी प्रावधान को समझने वाले हैं। चलिए, आज की बात एक बड़े ही प्रैक्टिकल सवाल से शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, क्या कोई गवाह जब वो कोर्ट में गवाही दे रहा हो अपने साथ लाए हुए नोट्स से पढ़ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? कानून क्या कहता है इस बारे में? तो इस सवाल का जवाब, इसका सॉल्यूशन हमें मिलता है नए कानून, ध्यान दीजिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसके सेक्शन 162 में। ये सेक्शन रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में है, मतलब स्मृति ताज़ा करना। और हाँ, एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये कानून कहता क्या है? आसान भाषा में समझें तो जब कोई गवाह कोर्ट में बयान दे रहा होता है तो वो अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को देख सकता है जो उसने खुद बनाया हो। अब देखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान की याददाश्त वक्त के साथ कमज़ोर पड़ जाती है ना? तो ये प्रोविज़न गवाही को सटीक, मतलब एक्यूरेट बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस सेक्शन के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ज़रूरी शर्तें हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। ये वही कंडीशंस हैं जिन्हें कोर्ट चेक करता है इसे लागू करने से पहले। तो देखिए, इसमें 4 मेन बातें हैं। पहली बात, ये नियम सिर्फ तभी लागू होगा जब गवाह कोर्ट में एग्जामिनेशन के दौरान हो। दूसरी बात, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकता है। अब ये डॉक्यूमेंट या तो उसने खुद बनाया हो या फिर किसी और ने बनाया हो, लेकिन उसने उसे पढ़कर वेरीफाई किया हो कि हाँ, ये सही है। तीसरा पॉइंट बहुत ज़रूरी है, टाइम रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट घटना के वक्त या उसके फौरन बाद बना होना चाहिए जब सब कुछ ताज़ा याद हो। इसी को हम लीगल भाषा में कंटेम्पोरेनियस कहते हैं। और आखिरी बात, गवाह को पता होना चाहिए कि जब वो डॉक्यूमेंट बना था तो वो बिल्कुल सही था। तो असल में कोर्ट में होता क्या है? इसका प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। स्टेप 1, गवाह का एग्जामिनेशन चल रहा है। स्टेप 2, वो कहता है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट देखना है। स्टेप 3, वो कंफर्म करता है कि हाँ, जब ये लिखा गया था ये बिल्कुल सही था। और स्टेप 4, बस उसकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है और वो एकदम सही गवाही दे पाता है। तो थ्योरी तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि ये असल में कोर्ट रूम में कैसे काम आता है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गवाह है, वो उस दिन की अपनी पर्सनल डायरी को देख सकता है जिस दिन घटना हुई थी। या फिर एक पुलिस ऑफिसर, वो इन्वेस्टिगेशन के फौरन बाद जो रिपोर्ट बनाता है उसको रेफर कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, कोई एक्सपर्ट विटनेस जैसे कोई डॉक्टर, वो भी कॉम्प्लेक्स मेडिकल डिटेल्स याद करने के लिए किसी मेडिकल टेक्स्ट बुक को देख सकता है। अब देखिए, ये जो पूरा सेक्शन 162 है ना, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है।
मेमोरी में फेड बट रिकॉर्ड्स रिमेन। मतलब यादें तो धुंधली पड़ सकती हैं, पर जो लिख दिया गया वो रिकॉर्ड बन जाता है। और इसीलिए कोर्ट्स हमेशा उस वक्त लिखे गए डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा रिलायबल मानती हैं इंसानी याददाश्त के मुकाबले। अब किसी भी कानून को पूरी तरह समझने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारे कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने उसे कैसे इंटरप्रेट किया है। तो चलिए कुछ लैंडमार्क केसेस पर भी एक नजर डालते हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मोहन लाल। इसमें कोर्ट ने माना कि एक्यूरेट गवाही के लिए डॉक्यूमेंट्स की मदद लेना प्रैक्टिकली जरूरी है। फिर एक और केस रामेश्वरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें भी कोर्ट ने रिलायबल और कोरॉबरेटेड गवाही की जरूरत पर जोर दिया और ये सेक्शन बिल्कुल वही काम करता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। एग्जाम के लिहाज से यहाँ गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। देखिए, पहले ये जो प्रोविजन था ये पुराने कानून मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 159 में था, लेकिन अब ये नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 162 में है। प्लीज ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। एग्जाम में आपको नया सेक्शन नंबर 162 और नया एक्ट BSA 2023 ही लिखना है। इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। तो सवाल उठता है कि इस तरह से रिफ्रेश की हुई गवाही की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। तो देखिए, ये गवाही की एक्यूरेसी को बढ़ाता है, उसकी रिलायबिलिटी को बूस्ट करता है और मेमोरी की वजह से जो गलतियां हो सकती हैं उन्हें रोकता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ कोर्ट के कंट्रोल और सुपरविजन में होता है। चलिए अब सीधे एग्जाम पर फोकस करते हैं। जुडिशरी और APO के प्रीलिम्स और मेंस में इस सेक्शन से कैसे सवाल बन सकते हैं ये देख लेते हैं। ये टिप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट सेक्शन नंबर या फिर इसकी जो की कंडीशंस हमने डिस्कस की हैं उन पर सवाल आ सकता है। और मेंस में क्या होगा? मेंस में एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। मतलब एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको उस पर इन रूल्स को अप्लाई करना होगा। तो चलिए जाने से पहले एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। बस कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 162 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि एक विटनेस कंटेम्परेनियस डॉक्यूमेंट से अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। और एग्जाम के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 162 ये पक्का करता है कि न्याय जो है वो इंसानी याददाश्त की गलतियों पर नहीं हो बल्कि सही और सटीक रिकलेक्शन पर आधारित हो। ये एविडेंस लॉ का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी हिस्सा है। जुडिशरी, APO और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़ी ऐसी ही और काम की जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।